सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे टर्म वन के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10th 12th दोनों क्लासेस के, वो बहुत पास आ चुके हैं। सिर्फ अब एक महीने का टाइम रह चुका है, नवंबर में हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसी एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, मतलब एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने का जो सही तरीका होता है, हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज़, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से हमको ऑप्शंस एलिमिनेट करने चाहिए, क्या मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन कैसा होता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम एमसीक्यूज़ को सही तरीके से अप्रोच करके 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे इस वीडियो का, वो है नेवर फॉलो द सीक्वेंस। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमको कभी भी, जैसे क्वेश्चन पेपर, कई बच्चे तो मोस्टली क्या करते हैं, जो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और लाइन वाइज करते हैं, लास्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। ऐसे कहा भी जाता है कि बोर्ड में से लाइन से कर रहता है, वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मतलब। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लास्ट से शुरू करते हैं और आखिरी क्वेश्चन से लेके फर्स्ट क्वेश्चन तक लिखते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना होता, हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, हमें टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, और उसमें जो जो क्वेश्चन हमको आते हैं वो क्वेश्चन हमको कर लेने होते हैं पहले। और इसके बारे में आपको पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, उसमें अच्छे से बताऊंगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? अटेम्प्ट इन 3 स्टेजेस। अब इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हमको 15 मिनट मिलते हैं पेपर रीड करने के लिए, तो हमको पता चल जाता है हमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ईजी हैं। तो हम, जो पहला स्टेज होगा हमारा, सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम 100% श्योर हैं, ईजी क्वेश्चंस होते हैं, जो जिनका आंसर हमें गारंटीड पता होता है कि यही है, तो पहले राउंड में हमको इसे टिक कर देना होता है। और फिर जब पूरा पेपर हम एक बार देख लेते हैं, उनमें से इजी इजी क्वेश्चंस को जो है हम आंसर लगा देते हैं, उन पे टिक कर देते हैं, या ओएमआर में भरना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है, वो उस स्टेज में हमको वो क्वेश्चंस करने होते हैं जो हमें पता तो है कैसे करना है, मतलब, पर लेकिन थोड़े से लेंदी है, सॉल्व करने पड़ेंगे या थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हमको आता है लेकिन वो ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, उनको हम सेकेंड राउंड में करते हैं। उसके बाद जब 2 बार हम पूरा पेपर, मतलब 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन हम करते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड होते हैं, हमको नहीं आते। तो जो टाइम बचा हो उस टाइम में हम उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए हमको पेपर छोड़ के तो आना नहीं है। तो इसलिए जो थर्ड स्लॉट होगा वो इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए रहेगा। और हमको टाइम भी डिवाइड करके रखना होता है। जैसे कि हमारा 1.5 घंटे का पेपर होगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम टाइम होगा, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो स्टेज हमको सबसे बड़ी रखनी है, और फिर जो थर्ड राउंड होगा वो फर्स्ट से थोड़ा बड़ा लेकिन सेकंड से छोटा। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से टाइम डिवाइड करके रखना है, और उतने टाइम में तीनों राउंड हमको कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से जो है हम ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी, और फुल मार्क्स लाने के चांसेस भी बढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है मेरा, वो है एलिमिनेट ऑप्शंस। इसका क्या मतलब होता है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, या तो हमको तो देखते ही आंसर मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद हमें क्या करना है? सही आंसर ढूंढने से अच्छा है अगर हम गलत आंसर ढूंढें। जो आंसर हम श्योर हैं कि ये नहीं हो सकता, उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। जैसे 4 ऑप्शंस हैं, आप ऐसे ही रैंडम टिक लगाओगे, अगर आपको नहीं आता तो चांसेस क्या होते हैं? 1/4, 25% प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की। लेकिन जैसे ही आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी बढ़ के 33% हो जाती है। और अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो प्रोबेबिलिटी सीधे 50% हो जाती है, और आपके मतलब जितने ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे उतने चांसेस हाई होते जाते हैं सही आंसर टिक लगाने के। इसीलिए हमको ऑप्शन एलिमिनेट कर देने, और अगर तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो 100% जो होती है प्रोबेबिलिटी आंसर सही करने की हो जाती है। एलिमिनेट कैसे करने होते हैं हमको ऑप्शंस? तो रिमूव ऑफसेट वैल्यूज़। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कोई क्वेश्चन है मैथ का, मान लो, और उसके ऑप्शन है 10, 12, 15, और एक है 848, या ऐसा कुछ भी। तीन ऑप्शन जो हैं बहुत आसपास हैं, और चौथा कोई अलग सा ही है दूर का। तो मोस्ट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, वो आखिरी ऑप्शन नहीं होता, इन तीनों में से ही कोई होता है, इसलिए हमको उस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देना है। तो फिर और इन तीनों में से हमको आंसर चूज़ करना है। और जिन क्वेश्चंस में हमको ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ये ऑप्शंस मिलते हैं, तो ज़्यादातर चांस होता है, मैं ये नहीं कहता हमेशा यही आंसर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि उन्हीं में से कोई जो होता है वो सही आंसर होता है। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, या फिर बोथ ए एंड बी, इस टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादातर टाइम
सही ही होते हैं। इसीलिए अगर आपको नहीं आता, बोले बिल्कुल भी कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में कुछ, और ऑप्शन में ये दे रखा है, तो उस पर टिक करके आना ज़्यादा सही रहेगा। अब हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या है हमारा, वो है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। अब मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन क्या होता है, तो जितने भी पुराने मतलब आज से पहले टेस्ट्स हुए हैं उनको अगर स्टडी किया जाए, या जो भी मोस्टली पेपर्स में क्या होता है उसको स्टडी करके ये पता चला है कि बी ऑप्शन जो होता है और सी ऑप्शन होता है उनकी प्रोबेबिलिटी ए और डी से ज़्यादा सही होती है सही होने की। मतलब जितनी बार ए और डी सही होते हैं उससे ज़्यादा बी और सी सही होता है। इसीलिए आपको अगर तुक्का ही लगाना है तो ए और डी पे टिक लगा के आना सही नहीं माना जाता, क्योंकि बी और सी के सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बी और सी में भी अगर आपको डाउट है तो बी और सी में से भी ये देखा गया कि आंसर जो होता है बी ज़्यादातर, मतलब बी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करें सब में बी या सी कर सकते हैं, ये उस टाइम के लिए जब आप तुक्का लगा रहे हो या आपको आता नहीं है, तो मतलब ए और डी से ज़्यादा बी और सी के चांसेस होते हैं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ज़्यादातर जो भी वैल्यूज़ हैं हमको, जैसे फिज़िक्स में बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है, मैथ्स में जितने हम स्क्वायर्स क्यूब्स याद रख सकें, कम से कम 20-30 तक के स्क्वायर्स और 15-20 तक के क्यूब्स भी हमको याद होने चाहिए। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी होती है, टाइम हमारा बचता है, प्रेशर कम होता है। वरना क्यूब भी आप निकालने बैठोगे उसमें भी थोड़ा ऐसे प्रेशर रहता है, टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। इसीलिए जितना हम याद रख सकते हैं उतना हमको याद रख लेना चाहिए, और उसको भी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ले लेनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए, और उसके बाद आंसर्स देख के हम टिक लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे, कहीं किसी चीज़ की वैल्यू मतलब अगर 102 103 ऐसी कुछ है तो हम उसको 100 मान के मल्टीप्लाई करके आसपास का जो ऑप्शन होगा उस आंसर से उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस बहुत अलग अलग हैं, अगर एक बिल्कुल ऐसे ऑप्शंस हैं करीब करीब के, तब तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। छठा और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, वो है स्टडी स्मार्ट। इसका क्या मतलब है कि हमारा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है पेपर, इसीलिए ये सोच के कई लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, मतलब छोड़ नहीं दिया है, वो उस बात को समझ ही नहीं पा रहे। वो एमसीक्यू को काफ़ी आसान समझते हैं और उनको लगता है कि वो काफ़ी इजी हो जाएगा, लेकिन एमसीक्यू एग्ज़ाम में हमको जितना सब्जेक्टिव में पढ़ना होता है उससे ज़्यादा पढ़ना होता है, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। ये बात जितने जल्दी आप समझ जाओ उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो स्टडी स्मार्ट का मतलब एमसीक्यूज़ के लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता कैसे पढ़ाई करने। तो सिंपल है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बुक है तो वो कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट पड़ा कि कोई भी बच्चा अगर मन लगा के पढ़ना चाहे, किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं है, सब कुछ सब चीज़ जो है बिल्कुल सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं जो बच्चा पढ़ना चाहे उसके लिए। तो स्टडी स्मार्ट, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, और आप जो है 40 में से 40 स्कोर लेके आ रहे होगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।